आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और एक बार मुझे थम्स अप करके कंफर्म कर दीजिएगा क्या सभी को ऑडियो वीडियो विजुअल है, आवाज़ सही से सुनाई दे रही है, मैं दिख रहा। इसमें आपका पहला प्रश्न है आज का, तो बहुत ध्यान से आपको जवाब देना है कि कक्षा में सस्वर पठन के लिए एक अच्छा तरीका है। क्या है कक्षा में सस्वर पठन का एक अच्छा तरीका? शिक्षार्थियों की तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाना, या शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाना, शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाना, या शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने योग्य बनाना। बताइएगा जल्दी। बहुत शानदार। सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे और फिर अपना आरंभ रखेंगे, जारी रखेंगे। तो अंश ने दिया है 1 का डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। छोटी कुमारी डी ऑप्शन, पूजा पाल ए पर पहुंच गई, वंदिता भी ए पर चली गई। अच्छा, ए ऑप्शन क्या है कि तीव्र गति से पढ़ना आप कह रहे हैं। बाबू, हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं होगा कि बच्चे को तीव्र गति से पढ़वाना है। तीव्र गति सस्वर पठन का मतलब ये है कि आप उचित लय पूर्वक, है ना, लयबद्ध तरीके से जहां आपको रुकना है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप ढंग से पढ़ पाओ। सस्वर का मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि प्रवाह में पढ़ना। प्रवाह पढ़ना या सस्वर में पढ़ने का मतलब होता है कि आसानी से, बिना झिझक के, बिना डर के और बिना अशुद्धियों के आप पढ़ पाओ, है ना, उचित उच्चारण कर पाओ। तो आप कभी भी ये उत्तर नहीं लगाएंगे कि तीव्र गति से पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चे को शुद्ध उच्चारण, बच्चा विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर पाए, यही होता है सस्वर पठन, है ना। यही उद्देश्य होता है आपका सस्वर पठन का। तो यहाँ हम जाएंगे डी ऑप्शन पर आपका, ना कि ए ऑप्शन पर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सस्वर पढ़ने का मतलब तीव्र गति से पढ़ाना हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं होगा। बच्चा तीव्र गति से पढ़ा जा रहा है, उसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसकी क्या नाम है, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होना है, कहाँ रुकना है, तो ऐसे पढ़ने का क्या ही उद्देश्य हो जाता है ना। चलेगा। शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, बताइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी जुड़ते रहो और पढ़ते रहो। प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा शिक्षार्थी ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशिष्ट टिप्पणी द्वारा, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा, शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि द्वारा। बताइएगा यहाँ क्या होना चाहिए आपका जवाब। प्रश्न नंबर 2 पर आ गए हैं। लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हो, यहाँ आप जा रहे हैं बी ऑप्शन पर। बहुत बढ़िया भाई, बच्चे की क्या करेंगे, प्रशंसा करोगे, और प्रशंसा करने पर क्या है, बच्चा उत्साहित होगा, वो आगे और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। जैसा आप कहते हैं, जैसा पुनर्बलन बच्चे को दिया जाता है वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नकारात्मक पुनर्बलन दोगे, यानी कि नकारात्मक फीडबैक दोगे, तो बच्चा क्या है, हतोत्साहित हो जाएगा, वो आगे मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या रहेगा भाई, बच्चे की प्रशंसा करनी है, उसके हर अच्छे बुरे कार्य की आपको प्रशंसा करनी है, तो वो उत्साहित होकर आगे और मेहनत करने के लिए लगनशील हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वो किसका प्रयोग कर रही है, व्याकरण अनुवाद विधि का, प्रत्यक्ष पद्धति का, संरचनात्मक उपागम का, या आपका संप्रेषण परक उपागम का, किसका वो प्रयोग कर रही है। पढ़ लो पढ़ लो, रील की बात चल रही है, मैडम कहाँ पे रील डालती है। तो आपका यहाँ अनुवाद पद्धति हो रही है कि नहीं हो रही, रूपांतरित करना यानी कि अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाषा सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा सत्य है, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषा भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है, प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, या भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। बताइएगा आपका जवाब। प्रश्न नंबर 4 आ गए हैं। मैम संस्कृत की क्लास क्यों नहीं हुआ, हाँ मैं आज थोड़ा सा कहीं कार्य था तो मैं लेट हो गई आने में, इस वजह से मैंने संस्कृत की क्लास नहीं ले पाई। नंबर 4 का ए, छोटी कुमारी। ए क्या, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। देखो, भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है, क्या मैंने आज तक कहीं भी आपको ये वाला पॉइंट बताया है कि जैसे अगर आप भाषा सीख रहे हो तो जो बोलने वाला है उसकी तरह आप बोलोगे। भाषा भाषी का मतलब है कि जो भाषा बोलने वाला है उसकी तरह बोलना चाहिए। ये कहीं हमने उस सिद्धांत नहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है सिद्धांत कि जो आपकी प्रथम भाषा है वो हमेशा द्वितीय भाषा को सीखने में सहायक होगी, कभी भी बाधक नहीं होगी, है ना। तो प्रथम भाषा आपकी दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलेगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न पर आपके बढ़ते हैं। एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने, इकाई परीक्षा का आयोजन करने और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखने, मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने या परियोजना कार्य देने पर। यहाँ आपका क्या जवाब होगा, जल्दी बताइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जुड़ते रहो और पढ़ते रहो, है ना। देखते हैं जो पेपर जा रहे हैं कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ठीक है, इकाई परीक्षा का आयोजन करना और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखना। ये रचनात्मक आकलन से कहाँ संबंधित है ये, है ना। आकलन से ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। मौखिक परीक्षा पर बल देना, बल आपको देना ही नहीं है, या परियोजना कार्य देने पर। देखो शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो केवल आप परियोजना कार्य पर ध्यान केंद्रित करोगे। ये तो आवश्यक है कि परियोजना कार्य क्या है, आकलन में सबसे ज्यादा सहयोगी है, लेकिन केवल परियोजना कार्य पर ध्यान देना आपका आवश्यक नहीं है। तो यहाँ आपके ए वाले जो है वो सभी सही हो जाते हैं कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्रित करना कि बच्चों ने कितना, मतलब क्या क्या उन्होंने प्रगति प्राप्त की है, क्या क्या उनकी योग्यताएं हैं, है ना, तो कितना उन्होंने सीखा, उसके बारे में आप सूचना एकत्रित करोगे और उसके विविध तरीकों का प्रयोग करोगे। तो यहाँ आपकी जहां विविधताएं नजर आएंगी तो वहां ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। बहुभाषिकता, बहुत बार इसका प्रश्न आएगा आपका और आता रहेगा, रिपीटेडली इससे प्रश्न आ रहे हैं आपके बहुभाषावाद से। बस क्या है, थोड़ी थोड़ी शब्दावली हर बार कुछ एक दो शब्दों में हेरफेर करके प्रश्न पूछा जाता है। तो हर साल आपका बहुभाषिकता से प्रश्न आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 पर हम आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ आप जा रहे हैं कौन से, बी ऑप्शन पर, ए पर भी है। देखो शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी के माध्यम से पाठ्यवस्तु में अनुवाद के लिए प्रयोग करना, ये बहुभाषिकता नहीं है। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, और कुछ डी पर भी जा रहा है कि बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना। देखो क्या हमारा उद्देश्य बच्चों को बहुभाषी बनाना है, नहीं है ना। हमारा उद्देश्य बहुभाषिकता का मतलब है कि बच्चों की भाषाओं को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना, बच्चों की भाषाओं को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना, ठीक है। तो कक्ष में निर्देश के माध्यम के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं का प्रयोग नहीं करने देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल और केवल बी ऑप्शन यहाँ सही होगा कि शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण के, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। यही तो है कि बच्चों की भाषाओं को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना। इसी बात को इन्होंने इन शब्दों में कह दिया है, अर्थ वही है दोनों बातों का। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या है। लेखन प्रक्रिया के चरण आपने पढ़े हैं, मैंने बताए हैं कि भाई आपके मुख्य 5 चरण होते हैं। तो इसमें पहला चरण क्या होता है, मस्तिष्क उद्वेलन होता है, मसौदा तैयार करना, संपादन करना या संशोधन करना। देखो मसौदा तैयार करने का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग करना, है ना। तो ये क्या पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण होता है। तो सबसे पहला क्या होगा आपका, मस्तिष्क उद्वेलन, जिसको हम विचार निर्माण भी कह सकते हैं, मानस मंथन भी या विचार मंथन भी हम इसको कह सकते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन को। तो सबसे पहले आपके दिमाग में विचार निर्माण की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। उसके बाद मसौदा आता है, फिर संपादन और संशोधन, उसके बाद संपादन। ये 5 चरण होते हैं आपके, है ना। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। भाषा सीखना क्या है, स्वाभाविक तथा अवचेतन है, सुविचारित तथा चेतन है, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है, जन्मजात तथा अस्वैच्छिक है। बताइएगा। निम्न में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। यह भारत की राष्ट्रभाषा है, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, यह भारत की राजभाषा है, या फिर सह राजभाषा है। बताइएगा। क्या है आपका जवाब। तो आप जानते हैं राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। द्वितीय सह राजभाषा आपकी कौन है, तो कहेंगे अंग्रेजी है ना। अंग्रेजी आपकी सह राजभाषा। तो बचता क्या है, यह भारत की राजभाषा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं कि शैक्षिक प्रक्रियाओं में मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे कि कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। फिर है बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो प्रश्न पूछा है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। कौन से कथन में आप सहमति प्रकट करेंगे। टेन का कुछ सी पर जा रहे हैं, कुछ बी पर जा रहे हैं, और देखते हैं चलेगा।
देखो जो सी पर जा रहे हो वो समझो कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। देखो बच्चा अगर पास हो रहा है वो भी बच्चे के सिर मढ़ दिया, फेल है तो भाई तेरी गलती है, तूने मेहनत नहीं करी। हो सकता है अध्यापक की भी गलती हो, अध्यापक ने ढंग से नहीं पढ़ाया हो। तो बच्चों के सिर मढ़ना ये सबसे ज्यादा सही आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो सी वाले हैं। देखो परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। भाई ये जो डर है ये प्रेरणा का स्रोत कैसे हो जाएगा, जो बी पर जा रहे हो ये बताओ। कि बच्चों के अंदर पास परीक्षा में फेल होने का डर जो है ये एक प्रेरणा का स्रोत काम करता है। नहीं, फेल का डर, कहते हैं ना हमारा डर मुक्त वातावरण, हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भयमुक्त वातावरण को बल देती है कि एक बच्चे मनोरंजन पूर्ण रुचिपूर्ण वातावरण में आनंद पूर्वक परीक्षा यानी कि शिक्षा को ग्रहण करें। तो डर कब से हमारा प्रेरणा स्रोत हो गया, नहीं होगा। तो यहाँ केवल और केवल सी ऑप्शन पर हम जाएंगे कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है, बताइएगा। श्रव्य दृश्य या सभी। देखो दृष्टिबाधित छात्र है यानी कि जो देख नहीं पाता है, तो उसको अगर आप अधिगम करवाना चाहोगे, अगर आप उसको अधिगम करवाना चाहोगे, बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो आप किससे सहायता लेंगे, यानी कि किसके द्वारा, कौन सबसे उपयुक्त संसाधन होगा, श्रव्य दृश्य या ये सभी। देखो श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना। जो देख ही नहीं पाता तो उसको दृश्य साधन का प्रयोग क्या ही करवाना। तो हम जाएंगे ए ऑप्शन पर कि ऑप्शन है अब आपके पास सुनना, कि बच्चे को सुनाओ, है ना। जितने श्रव्य संसाधनों का प्रयोग करोगे आप उतना अच्छा उसको पढ़ा सकते हो, शिक्षण करा सकते हो। नेक्स्ट, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंग्वा फ्रांका है, भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराजकीय भाषा है, बिल्कुल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं। देखो संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा कब से हो गई, आपको बताया है। संस्कृत कैसी है, तो भाई ये एक शास्त्रीय भाषा है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ आपको गलत नजर आ रहा होगा, जिन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपकी संस्कृत जो है ये आधुनिक भारतीय भाषा है नहीं, ये क्या है, तो कहेंगे ये एक शास्त्रीय भाषा है। कैसी है, तो कहेंगे भाई एक शास्त्रीय भाषा है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, ये आपका 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो कथानक, क्लाइमैक्स और थीम और सेकंड सेटिंग किसको कहते हैं, कि किसी भी कहानी के जब समय या स्थान की बात की जाती है। कथानक कहते हैं कि कहानी की कोई स्टोरी होगी वो कथानक कहलाता है। क्लाइमैक्स यानी कि अंत होता है। थीम, कहानी किस थीम पर है, कि भाई ये प्रेम की थीम पर है या राष्ट्रभक्ति की थीम पर है, किसकी थीम पर है, ये होती है। लेकिन जो कहानी का स्थान है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम सेटिंग कहते हैं, है ना। किसी भी कहानी का स्थान या समय का निर्धारण आप करोगे तो उससे पहले भाई जब कहानी का निर्माण कर रहे हैं, कहाँ उसको प्ले किया जाएगा, तो वहां पर जो सेटिंग की जाती है तो वही तो स्थान कहलाएगा, किस स्थान पर क्या होना है। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाले काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना या व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना। बताइएगा कि रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा। देखो अगर आपका शब्दकोशीय उपागम जो होता है, शब्दकोशीय उपागम जो होता है ये किस लिए प्रयोग होता है, कि बच्चों की शब्द संपदा को बढ़ाना। अब इसमें ये जो शब्दकोशीय उपागम है इसको थीम आधारित उपागम भी कह सकते हैं, थीम आधारित उपागम भी कह सकते हैं, कि आपको थीम से रिलेटेड शब्दावली याद करवाई जाए। भाई आप शिक्षक हैं तो शिक्षण से संबंधित शब्दावली हम जैसे याद कर रहे हैं, है ना। आ जाए परिवार, परिवार से संबंधित कुछ शब्दावली आप याद करेंगे। फल, फल एक थीम होगी तो फलों से संबंधित आपको क्या है, शब्दावली याद करनी है। वृक्षों से संबंधित शब्दावली याद करनी है। तो ये क्या है, परीक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाया जा रहा है। इसी को शब्दकोश कह देंगे, इसी को थीम आधारित शब्दावली और इसी को कोश विषयक शब्दावली हम कहेंगे। एक ही बातें हैं, अगर ये सब शब्द आपको कहीं भी दिख जाए इनका मतलब एक ही है ना। चाहे थीम आधारित हो, चाहे शब्दकोश हो, चाहे कोश आधारित हो, चाहे शब्दकोशीय उपागम हो, सभी का एक ही मतलब हो जाता है। तो यहाँ आपका केवल और केवल सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सभी प्रश्न आपके 2024 के आए हुए हैं कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, भाषाई खेल है, निर्देशन और परामर्श, सहयोगात्मक अधिगम या प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता। बताइएगा कि क्या बातचीत चल रही है। 15 पर हम आ गए हैं। कृतिका ने दिया है 15 का सी, कि ये सहयोगात्मक अधिगम होगा। बिल्कुल कृतिका, बहुत बढ़िया। कि बच्चे क्या है, अध्यापक के निर्देश में समूह बनाकर टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो आपको पता है उसको सहयोगात्मक अधिगम कहा जाता है। समूह में बच्चे क्या परस्पर एक दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे होते हैं, तो ये सहयोगात्मक अधिगम होता है जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मकता, प्रशासनिक, अध्यादेश, काव्य, छंद शास्त्र। ये भी आपके 2024 दिसंबर 2024 में पूछे गए प्रश्न है आपके, तो बताइएगा जल्दी। दिसंबर या शायद जून में, जून जुलाई में जो आपका हुआ था उसके प्रश्न है ये। तो देखिएगा 16 पर आ गए। देखो जब स्वर शैली, तान, बलाघात की बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है? वह आपका छंद शास्त्र के अंतर्गत होता है, वो काव्य नहीं। देखो काव्य, काव्य का व्याकरण क्या है? अगर हम काव्य का व्याकरण पढ़ें, एक बात पढ़ेगा काव्य का व्याकरण, काव्य का व्याकरण कहते हैं छंद को। काव्य का व्याकरण क्या है? छंद है। और व्याकरण के अंतर्गत छंद में ही तो हम क्या पढ़ते हैं? ताल, है ना, बलाघात, स्वर आदि क्या है? हम छंद में पढ़ते हैं, तो वो छंद शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? छंद शास्त्र के अंतर्गत आएंगे। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आपकी क्लास हो जाती है समाप्त।